सलाम लोगो, मेरा नाम अली है और मैं यहाँ आपके साथ अपने चैनल अली हॉरर से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, आप सब ठीक, खुश और महफूज होंगे। जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको खुश रखे और इसी तरह अल्लाह ताला मुझे मेरी फैमिली को भी खुश रखे और आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने अब संगीत तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं, आप चाहे तो रिकॉर्ड करके ईमेल कर सकते हैं या फिर लिख के भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें साबिर साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये जो कहानी है 2006-2007 में इनके साथ पेश आई थी। ये जो दौर था, उस दौर में पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी और शहर के अंदर लिसानी फसादात चल रहे थे। मैं उस वक्त एक ऐसी कंपनी में जॉब किया करता था जिस कंपनी के जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे के सारे अमेरिका में रहा करते थे। तो मेरी जो जॉब की टाइमिंग थी वो रात को 7 बजे से शुरू होती थी और सुबह के 6 बजे तक चला करती थी। मेरी अपनी जो रिहाइश थी वो जेल चौरंगी पे थी, जबकि जो मेरा ऑफिस था वो काला पुल पे मौजूद था। अक्सर ऐसा होता कि मुझे मेरी मदर की तबीयत ख़राब होने की वजह से ऑफिस पहुंचने में देर हो जाया करती। वैसे ही एक रात थी और जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो रात के तकरीबन 10:30 11 बजे का टाइम था। अब हमारा जो ऑफिस था वह काला पुल से अगर आप अंदर की तरफ आए, यानी कि वहाँ से 15 या 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद था। काला पुल के ऊपर तो रौनक हुआ करती थी, लेकिन जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ का जो एरिया था ये अजीब तरीके से खामोश था। बहरहाल जब मैं अपने ऑफिस की गली के अंदर एंटर हुआ तो उल्टे हाथ पे एक बहुत बड़ी सी कचरा कुंडी मौजूद थी जिसको हमारे ऑफिस से भी बआसानी देखा जा सकता था। जैसे ही मैं उस कचरा कुंडी के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मुझे लगा कि कचरा कुंडी पर कोई मूवमेंट हो रही है। शायद कोई कुत्ता या बिल्ली उस कचरे में मुंह मार रहा है, जिसकी वजह से एक अजीब सी आवाज आ रही है। आमतौर पे जब भी आप कचरे के सामने से या कचरा कुंडी से गुजरा करते हैं तो आप अपने मुंह को या अपनी नाक को ढांपने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मैंने भी अपनी नाक पर रुमाल रखा हुआ था, पर मैं नहीं चाहता था कि उस कचरे की तरफ देखूं या वहां की जो स्मेल है वो मेरी नाक तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही मैं उस कचरे के सामने से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरफ किसी ने कोई हड्डी फेंकी है। अब जैसे ही ये जो हड्डी थी एकदम से मेरे सामने आकर गिरी तो जाहिर सी बात है मैंने पलट के उस कचरे या उस कचरा कुंडी की तरफ देखना शुरू किया और जैसे ही मैंने उस संगीत कचरा कुंडी की तरफ नजर डाली तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्किनी है और ऐसा लग रहा है जैसे संगीत उसने कदीम दौर के जेवरात भी पहन रखे हैं। वो कुछ अजीब तरीके से ना सिर्फ कचरे के ऊपर बैठी हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है कचरे में से कुछ उठा के खाती जा रही है। शायद उस औरत के सामने बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थीं और उन हड्डियों को खाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात में यह औरत अकेली इस कचरा कुंडी पर क्या कर रही है, और अगर वाकई में वह उन हड्डियों को खाना चाहती है तो ये जो हड्डियां थीं इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जो हड्डियां हैं वह बहुत पुरानी गए वक्तों की हड्डियां हैं। ना ही उनमें गोश्त मौजूद था और ना ही वो ताज़ा लग रही थी। खैर, मैंने इग्नोर किया और सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। अब जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म में एकदम से हरारत होना शुरू हो चुकी है। मेरे जिस्म का जो टेम्परेचर था वो ना सिर्फ बढ़ चुका था बल्कि अब लग रहा था मुझे बुखार होना शुरू हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मैंने ऑफिस के अंदर 1 या 1.5 घंटा गुजारा और उसके बाद जब मुझे लगने लगा कि अब मेरी तबीयत मज़ीद बिगड़ चुकी है तो उस वक्त जो हमारा सुपरवाइज़र था मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस से आज घर चले जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मजीद रुकूंगा तो हो सकता है मुझे यहीं पर ही शदीद बुखार हो जाए। खैर, उसने भी जब मेरी तबीयत नासाज देखी तो उसने भी कहा कि ठीक है, तुम अभी घर चले, संगीत जाओ, 1 या 2 दिन रेस्ट करो और उसके बाद से जॉय करना। अब हमारा जो ऑफिस था वो क्योंकि 4थे फ्लोर पर मौजूद था, तो जब मैं ऑफिस से यानी अपने संगीत रूम से बाहर निकला और मैंने सोचा कि मैं जाके लिफ्ट के ज़रिए गला साफ करने की आवाज़ नीचे उतर जाऊँगा, तो जब मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तो इत्तेफाक से ये सारी की सारी जितनी भी लिफ्ट्स थी उन्होंने काम करना छोड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे संगीत कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या फिर हो सकता है कि इनके ऊपर कोई काम या फिर रिपेयरिंग वर्क चल रहा हो। बहाल कुछ देर के बाद जब मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों से चला जाता हूँ तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू हुआ तो जो हमारा ऑफिस है उस ऑफिस के जो बिल्कुल नीचे वाला फ्लोर है
वहां पर आमतौर पे रात के औकात में कोई संगीत भी नहीं हुआ करता, और इस फ्लोर पे इस कदर अंधेरा होता है कि आपको दिन के औकात में भी वहां से गुजरने से डर लगा करता है। खैर, जैसे ही मैं अपनी सीढ़ियों से उस फ्लोर के ऊपर आया और जब मेरी नज़र सामने ऑफिसेस की तरफ पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सामने ऑफिस मौजूद है, इन ऑफिस के गेट के बिल्कुल बराबर में शायद कोई लेटा हुआ है या फिर कुछ अजीब तरीके से बैठा हुआ है। और वाकई में जब मैंने उस अंधेरे में उस तरफ मजीद गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि वही औरत जो अब से कुछ देर पहले मुझे कचरा कुंडी के ऊपर बैठी हुई नजर आई थी, वो यहाँ पे न सिर्फ बैठी हुई है बल्कि कुछ अजीब तरीके से रिंग रिंग के मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। वैसे ही उसने सफ़ेद कलर की साड़ी या इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, वैसा ही उसका ओल्ड कॉस्ट्यूम है, और इसी तरह की पुरानी ज्वेलरी उसने पहन रखी। गला साफ करने की आवाज़ है। असली है, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस अंधेरे में भी उस औरत की जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो चुकी हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसकी जो आंखें थीं वो ऊपर चढ़ी हुई थीं। जैसे जैसे वह कुछ अजीब से अंदाज में, यानी अपने जिस्म को घसीटते हुए मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी संगीत ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे हो गई हो। एकदम से मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके थे और एक अजीब सा अनजाना सा खौफ था जो मुझे अपने ऊपर महसूस हो रहा था। जैसे तैसे अल्लाह का शुक्र है, जब मैं पलटा और पलटने के बाद सीढ़ियों के रास्ते से जब मैं संगीत नीचे पहुंचा तो इत्तेफाक से जो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ था, और वो मुझे इस तरह से परेशान देख के पूछने लगा कि साहब क्या हुआ है। मैंने उससे कहा कि ऊपर 3rd फ्लोर पर एक औरत है जो अजीब तरीके से ना सिर्फ चल रही है बल्कि उसकी जो आंखें हैं या उसकी जो शक्ल है वो बेहद खौफनाक है। तुम फौरन से ऊपर जाओ और जाकर चेक करो कि आखिर ये क्या मामला है। ये सुनने के बाद वह जो गार्ड था वह कहने लगा कि सर, जो कुछ आपने देखा है संगीत, ये शायद आपने पहली दफ़ा देखा है। जब उसने इस तरह का जवाब दिया तो मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अब तक मालूम संगीत नहीं है। खैर, वो कहने लगा कि जो 3rd फ्लोर है, इस फ्लोर पे आमतौर पे इस तरह की औरत नज़र आती है, और जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे वहाँ पे पहुँचने से पहले पहले वो देखते ही देखते गायब हो जाया करती है। कहा जाता है कि ये पूरी गली, खासतौर पे ये 3rd फ्लोर और यहाँ पे आगे जो एक कचरा कुंडी मौजूद है, वहाँ पे इस तरह के बुरे असरात मौजूद हैं। यह सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ मैंने देखा था वह यकीनन हकीकत थी, और अल्लाह का शुक्र है कि वह जो भी मखलूक है उस मखलूक से अल्लाह ताला ने मुझे न सिर्फ महफूज रखा बल्कि 2 दफ़ा जब मेरा उस मखलूक से सामना हुआ तो वह चाहने के बावजूद भी मुझे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं उस ऑफिस से या उस जगह से खैरियत से वापस आ गया। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी इत्तेफाक से एक गाँव की स्टोरी है, और ये हमें अमित साहब ने भेजी थी। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वह इंडिया से है, और इंडिया के एक बहुत पुराने कदीम गांव में रहा करते हैं। अमित साहब बताते हैं कि ये जो वाक़या है वो इनको इनके फादर ने सुनाया था, और इनके फादर को उनके फादर ने यानी अमित के दादा ने सुनाया था। हम कोशिश करेंगे कि ये जो वाक़या है या ये जो किस्सा है वो अमित के दादा की ही ज़बान में सुना सके ताकि आपको और हमें समझने में आसानी हो सके। अमित के दादा बताते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सेटअप था गांव के अंदर, और बहुत बड़ी खेती थी, यानी कि जो इनकी गुज़र औकात थी या इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो एग्रीकल्चर थी। ये उस गांव के अंदर बहुत सारी ज़मीनों के मालिक थे, इनके बहुत सारे खेत थे, वहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्शन होती थी, बहुत सारी चीज़ें पैदा की जाती थी, और इन चीज़ों को सेल करके ये लोग अपने पूरे साल का खर्चा निकाला करते थे। अब गांव के अंदर जिन लोगों की फसलें होती हैं या जिन लोगों के खेत होते हैं या जिनकी फसल लगी हुई होती है, तो आमतौर पर उसकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करते हैं, और इनकी हिफाजत के जमरे में एक तो ये होता है कि आपको इन खेतों को या उस प्रोडक्शन को जानवरों से बचाना होता है, और जानवरों के साथ साथ चोरी से बचाना होता है। और इन दोनों बातों के अलावा जो सबसे अहम बात है वो यह है कि रात में खेतों को पानी, संगीत देना होता है। अब ये जो पानी देने की जिम्मेदारी होती है या रखवाली की जिम्मेदारी होती है वो आमतौर पर अगर बहुत सारे भाई हैं तो सब भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, या आपस में तय कर लिया जाता है कि एक दिन आप जाओगे, एक दिन वो जाएगा, एक दिन मैं जाऊंगा। तो ऐसे ही इनके जो फादर थे उन्होंने इनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि हफ्ते के दिन और पीर के दिन, यानी 2 दिन हफ्ते में आपने पूरी रात खेतों में गुजारनी है। उसका मकसद उन खेतों की हिफाजत है, वहाँ पर पानी की फराहमी है और हर किस्म के नुकसान से बचना है। ये बताते हैं कि सर्दियों की एक रात थी
और इनकी जो जिम्मेदारी थी वह लगाई गई थी, लिहाजा ये खेतों में मौजूद थे। आमतौर में उस दौर में गांव के जो लोग थे वह 7 बजे या 8 बजे सो जाया करते थे, और जितनी भी चोरी या खेतों को नुकसानात या जानवरों का हमला जो होता था वो रात में हुआ करता था। पुराना दौर था, इनके पास किसी घड़ी वगैरह का इंतजाम नहीं था। ये चांद को देख के या अंदाजे से पता लगाया करते थे कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है या क्या बज रहा है। इनके मुताबिक रात के तकरीबन 11 या 12 बजे का टाइम था। यह खेतों के दरमियान मौजूद थे, चारों तरफ खेत थे। इनका जो बीच में पलंग है वो मौजूद था। ये उस पलंग पर लेटे हुए थे। इनके पास एक लाठी मौजूद थी और ये इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद उठ के खेतों में पानी डालना है, और पानी डालने के बाद दोबारा इनकी हिफाजत करनी है। और जैसे ही सूरज निकलेगा या सुबह हो जाएगी, मैं वापस अपने घर में चले आऊँगा और फिर अगले दिन जिसकी जिम्मेदारी है वो आएगा। खैर, ये बताते हैं कि मैं बीच खेतों में मौजूद था, पलंग पर लेटा हुआ था। नींद मुझे नहीं आ रही थी कि कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी के गाना गाने की या गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही सुरीली आवाज़ में, किसी महसूर आवाज़ में गुनगुना रहा है और वह बहुत ही करीब मौजूद है। अब जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ती चली गई वैसे वैसे मैंने गौर करना शुरू किया, और जब मैंने गौर किया तो ऐसा लगा कि ये जो सुरीली आवाज़ है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यह किसी औरत की या किसी लड़की की आवाज़ है। अब ये बताते हैं कि जब मुसलसल आवाज़ बढ़ती चली गई तो मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया, क्योंकि आमतौर पे गांव के अंदर इतनी रात में, उस दौर में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई औरत या कोई लड़की खेतों में आ जाएगी, और ना सिर्फ आ जाएगी बल्कि गुनगुनाना शुरू कर देगी। काफ़ी देर तक मैं उसको ऑब्जर्व करता रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस आवाज़ को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि कौन मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दुश्मन हो या कोई साजिश हो। ये बताते हैं कि जब मैंने उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया तो कभी ऐसा लगता कि ये जो आवाज़ आ रही है ये मेरे बैक साइड से आ रही है। जब मैं बैक साइड पे जाता तो ऐसा लगता कि पलंग के पास कोई खड़ा हुआ है, वो गाना गा रहा है या गुनगुना रहा है। और जब मैं पलंग के पास पहुंचता तो ऐसा लगता कि राइट साइड से आ रही है संगीत। जब मैं राइट साइड पे जाता तो ऐसा लगता कि लेफ्ट साइड से आ रही है। गेज के 15 से 20 मिनट तक मैं मुसलसल फॉलो करता रहा, और यह इस कदर सुरीली आवाज़ थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि जो भी गुनगुना रहा है या जो भी गा रहा है वो गाते रहे या गुनगुनाते रहे, और मैं सुकून से इसको सुनता रहूं। यह बताते हैं कि काफ़ी देर कोशिश के बावजूद मुझे पता नहीं चला कि आखिर कौन है जो गा रहा है या गुनगुना रहा है। अब जब मैं थकान गया तो मैंने सोचा कि वापस पलंग पर आकर बैठ जाता हूँ, और जब मैं पलंग पर आकर बैठा तो ऐसा लगा जैसे कि वो जो आवाज़ थी वो एकदम से आना बंद हो गई है। खैर, मैं अपने को समझाने लगा कि हो सकता है कि मेरा वहम हो या मुझे ऐसा लग रहा हो, या ये भी हो सकता है कि गांव में किसी के घर में शादी हो रही हो और ये आवाज़ें वहाँ से आ रही हो। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा जो गांव है वो बहुत छोटा सा गांव है और जितने भी लोग हैं मैं सबको जानता हूँ। और आजकल ख़ासतौर पर आज के दिन ना किसी की शादी थी ना कोई इस तरह का प्रोग्राम था वहाँ पे। खैर, मैं दोबारा लेट गया और मैं इंतज़ार कर रहा था कि पानी कब आए, मैं पानी वगैरह डालूं, उसके बाद जो भी मेरा काम है वह मुकम्मल करूं कि मुझे इसी दौरान में दोबारा से किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज़ आना शुरू हुई। और अब जो आवाज़ आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही करीब से आवाज़ आ रही है। और जब मैंने अब इस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया तो मैंने देखा कि सीधे हाथ पे जो आम का दरख्त मौजूद है यह आवाज़ उधर से आ रही है। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आम के दरख्त के पीछे कोई खड़ा हुआ हो, कोई लड़की मौजूद हो जो गाना गा रही हो या गुनगुना संगीत रही हो। और जैसे ही मैं उस आम के दरख्त के करीब पहुंचा तो वहां पर आवाज़ आना बंद हो गई। जब आवाज़ आना बंद हुई तो मैंने आम के पेड़ के पीछे झांका, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अब मैं परेशान होने लगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था यह आवाज़ इस आम के पेड़ के पास से आ रही थी या इसके पीछे से आ रही थी। कुछ देर मैं वहां खड़ा रहा और मैं परेशान होने लगा, सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यह बताते हैं कि अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे, ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है, और जब मैंने अपने नाम सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि इतनी रात में इस वीराने में, इस अंधेरे में कौन है जो मुझे नाम से पुकार रहा है। संगीत, और यह जो आवाज़ थी यह किसी औरत की या किसी लड़की की आवाज़ थी। ये बताते हैं कि जब मैंने गौर करना शुरू किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है तो इसी दौरान में दोबारा से किसी ने मेरा नाम पुकारा, और जब दोबारा से किसी ने मेरा नाम पुकारा तो ऐसा लगा कि ये जो पेड़ है जिसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ इसके ऊपर से आवाज़ आ रही है।
ये बताते हैं कि जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने फौरन से ऊपर देखा, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। संगीत, और वह जो आम का दरख्त है उसकी एक शाख के ऊपर बैठी हुई है और मुझे देख के इशारा कर रही है। ये बताते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मेरी हालत गैर हो गई। मैं शदीद खौफ का शिकार हो गया। संगीत, और मैं सोचने लगा कि रात के इस पहर में जब अंदाजन 2 या 3 बजे का टाइम हो रहा है, ये औरत यहां पर कैसे आ सकती है, और अगर आ भी गई है तो इस पेड़ के ऊपर कैसे बैठ सकती है। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो जो औरत थी या वो जो भी मखलूक थी वो हवा में फ्लोट करती हुई आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना शुरू हुई, और जैसे ही उसने हवा में फ्लोट करना शुरू किया तो ये बताते हैं कि मैं जिस कदर तेज भाग सकता था वहां से भागा और जैसे तैसे गिरता पड़ता अपने पलंग के पास पहुंचा। मुझे यकीन हो चला था कि मेरे पीछे जो मखलूक लगी है या जो औरत है वह एक चुड़ैल है या वह इस तरह की मखलूक है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने पलंग के पास आकर रुका तो दोबारा से मुझे किसी के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज़ आने लगी, और मुझे अब महसूस होने लगा कि वही औरत जो मैंने अभी पेड़ के ऊपर देखी थी, जो हवा में फ्लोट करती हुई मेरे पीछे आई थी, गालिबन वही मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। और ऐसा ही हुआ कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो खेतों में से निकलती हुई एकदम मेरे सामने आ गई। उसके जो पैर थे वो ज़मीन से उठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो हवा में फ्लोट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे करीब बढ़ रही है। संगीत, ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरे औसान ख़त्म होते चले जा रहे थे, और जब वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। यह बताते हैं कि जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे गिर्द मेरे जो पेरेंट्स थे या मेरे जो भाई वगैरह थे वह मौजूद थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तकरीबन 36 से 38 घंटे बाद होश में आया हूँ। उन्होंने बताया कि सुबह जब हम लोग वहाँ पर आए तो तुम यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। ये बताते हैं कि उसके बाद से मेरे पेरेंट्स ने भी एहतियात की और मैंने भी तौबा कर ली थी कि ख़ास तौर पर रात के टाइम में इस तरह की ड्यूटी अंजाम नहीं दूंगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने आपको शेयर की है ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।